दोस्तों पांच के फंडे में पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज और आर रिलेटेड विथ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1. जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी। 2. रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट। 3. 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। आंसर इज डी, ऑल थ्री आर करेक्ट, तीनों करेक्ट है। जस्टिस J.S. वर्मा, रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है रिलेटेड देख लेते। जस्टिस वर्मा कमिटी ऑन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू लेने के लिए बिग कमेटी बैठी थी, उसका एक पार्ट था। दूसरा है रंगनाथ मिश्रा जजमेंट 2003 डील्स विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्मा कमेटी, यानी जो जस्टिस वर्मा कमेटी है उसके रिकमेंडेशन इंप्लीमेंटेशन करने के बारे में है। और 86th अमेंडमेंट जो है इट एंटर्ड द 11th fundamental duty which provide opportunities for the education to a child or ward between the age 6 to and 14 years। न्यूज में इसलिए है दोस्तों, नो नीड फॉर लॉज टू एनफोर्स ड्यूटीज ऑन सिटीजन्स एज सेड बाय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सर on the 4th April 2022 in one case of a Supreme Court. Supreme Court cannot issue mandamus. He said Supreme Court cannot issue mandamus to the Parliament to make such a law. ऐसा लॉ बनाने के लिए mandamus इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, नहीं कर सकता। अब दूसरा ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक लॉ बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्स करने के लिए। तो ये भाई पहले भी जो है वर्मा कमेटी इन्होंने भी कहा था कि ऑलरेडी देयर आर वेरियस एक्ट्स, है ना, टू इंप्लीमेंट टू एनफोर्स दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मसला क्या है कि भाई जो लॉयर थी दुर्गा दत्त मैडम, उन्होंने जो PIL डाला, उन्होंने PIL डालने के बारे में वो कहते हैं कि भाई एक जो है एक एनफोर्समेंट करने के लिए प्रॉपर वे से कॉम्प्रेहेंसिव और वेल डिफाइंड लॉज हो जाए, है ना। अब इनका ये कहना है वेणुगोपाल सर का कि भाई लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, है ना, ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसका वेबसाइट यदि देखो आप तो वहां पे बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत ही इंफॉर्मेशन डाटा दिया है। लेकिन दोस्तों यदि आर्टिकल 51A दैट इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज यदि एनफोर्स करना है तो लोगों का सेंसिटाइजेशन जरूरी है। अब लोग तो गांव खेड़े में रहते हैं और हमने देखा है इंडियन पीपल के बारे में, इंडियन पीपल का थोड़ा इश्यू है, उनके मन पर बार बार बम्बार्डिंग करना पड़ता है। और खास बात है कि गलत बात तो जल्दी बैठ जाती है, अच्छी बात बैठती नहीं, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको लोगों के जहन में, लोगों के दिल में बिठाने के लिए जो है बार बार अवेयरनेस कैंपेन करना बहुत जरूरी है और इट्स अ इसेंशियल नीड। अभी जैसे संविधान दिन मनाया जाता है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ कर सकते हैं। यू कैन सी हियर द फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ लो, क्वेश्चन बन सकता है। Second question, find out the correct location of Bucha city in the map of Ukraine. यूक्रेन के मैप में बुचा सिटी कहाँ है वो देख लीजिए। So answer is B2, यहां पे बुचा सिटी है, here the बुचा सिटी is। देख लेते चारों लोकेशंस क्या है। चारों लोकेशंस ऐसे दोस्तों, लीव है यहाँ पे, यहाँ बुचा है, यहाँ पे मैरियोपोल है और यहाँ पे ओडेसा है। चारों सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशियन ऑक्यूपेशन इन द पास्ट ऑल्सो, यहाँ पे क्योंकि क्रीमिया है, इन द पास्ट ऑल्सो और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंडेम्ड बुचा किलिंग्स, बैक कॉल फॉर प्रोब इंडिया। इंडिया ने पहले बार अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है ना। क्या है कि बुचा में रास्ते पर बहुत सारी जो है सिविलियन की डेड बॉडीज दिखी और इसके मद्देनजर जो है
यूनाइटेड नेशन जो है इन्होंने एक मीटिंग लगाई, अर्जेंट मीटिंग लगाई ऑन यूक्रेन, unequivocally condemned, इंडिया कहता है unequivocally condemned such civilian brutal murder. Okay, so it's a deeply disturbing. These killings are deeply disturbing and need independent probe into the happenings of the Ukraine town. पहली बार ये स्टेटमेंट दे दिया है एंड देयरफॉर व्हाट इट्स सीन दैट, ये क्या दिखता है कि बुचा किलिंग के वजह से जो इंडिया अभी तक क्या करता है, क्योंकि रशिया के साथ हमारे कुछ और अच्छे संबंध है, हमारे सभी देशों के साथ गिने चुने एक दो छोड़ दिया जाए, हाँ, तो ऑलमोस्ट देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध है, हमने काफी कुछ अच्छा रोल निभाया है और हमारा न्यूट्रल स्टैंड अक्सर जो है वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड के डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे भी हम न्यूट्रल स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुचा किलिंग ने हमें जो है एक तरफ, क्योंकि बिकॉज इंडियन इथोस आर नॉट जस्ट मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी इन एवरी कंडीशन। जब ऐसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, ऐसे वक्त में इंडिया ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के तरफ ही अपना झुकाव रखेगा, ये इंडिया ने बता दिया है। व्हाटएवर मे बी द रिलेशन विद द रशिया, दैट इज वेरी ग्रेट डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छा स्टैंड इंडिया ने ले लिया है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट with regard to the electoral bond scheme in India? 1. A bearer instrument in the nature of a promissory note. 2nd, that is B, an low interest banking instrument. C, issued or purchased for any value. And D, a foreigner individual or corporate body not eligible to purchase, है ना, यानी ये एक प्रकार का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है भाई, और उसका नेचर कैसा है, पीएन नोट जैसा है, प्रॉमिसरी नोट जैसा है। अब देखो यहाँ पे गूगली ए में वो बोलता है प्रॉमिसरी नोट जैसा है ना, बराबर है, लेकिन डी में वो क्या बोलता है, फॉरेनर इंडिविजुअल जो है और कॉर्पोरेट बॉडी इसमें एलिजिबल नहीं है ना। तो हम इन जनरल हमें मालूम है कि भाई प्रॉमिसरी नोट ये जो एफआईआई के थ्रू वगैरह यूज किया जाता है, तो हम थोड़ा जंपिंग हो सकते हैं। दूसरा है दैट इज अ बी, लो इंटरेस्ट बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक वर्ड डाल दिया है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है तो ये लो इंटरेस्ट का है, ये भी थोड़ा सा। और तीसरा है सी में, इश्यूड परचेस ऑफ एनी वैल्यू। तो चारों के चारों थोड़ा गुगली टाइप का दिखता है, तो इसी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थोड़े ही है, 2-4 है, वो चीजें रट लेने का तो काम बन जाता है। चलो देख लेते हैं आंसर। आंसर इज बी, लो इंटरेस्ट। एक्चुअली इट्स नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये लो इंटरेस्ट का नहीं, नो इंटरेस्ट बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सब करेक्ट है। विल बी अ पिटिशन अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 एज पर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का पिटिशन हो सकता है, 2018 का जो डाला। Seeking urgent hearing, Advocate Prashant Bhushan sir said there is a news that a company in Calcutta paid rupees 40 crore to avoid a raid. रेड गिरने वाली थी भाई, इनकम टैक्स या कुछ, तो अभी इन्होंने 40 करोड़ बस पार्टी को दे दिया और ये सब शांत हो गया, ऐसा प्रशांत भूषण सर का कहना है। एंड ही कंटेन दैट इट्स अ डिस्टॉर्टिंग अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है डिस्टॉर्ट हो गई है ना, डेमोक्रेसी डिके भी हो सकती है ऑब्वियसली। यदि ऐसा होगा तो बहुत गलत है, इसमें छानबीन होना जरूरी है, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। अब यदि देखा जाए तो फिलहाल का फैक्ट क्या है, तो 20th ट्रांच जो है वो शुरू हो गया है April 1 to April 10, 2022। अब 19 ट्रांच तक कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में आया सिंस 2018 व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, अभी तक मिला है 9,208 करोड़, इतना ज्यादा पैसा है। अब ये पैसा कैसा रहता है, देखो ये इलेक्टोरल बॉन्ड कैसा इशू होता है, ये इशूड विद द मल्टीपल्स में होता है 1,000, 10,000, यानी एक जो बॉन्ड रहेगा वो 1,000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ का रह सकता है। और ये कौन इशू करता है, एसबीआई ब्रांचेस में ही ये मिलता है। अब खास बात है क्यों ये न्यूज में है,
न्यूज में इसलिए है दोस्तों, इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई। डोनेशन किसको जा रहा है पता चल सकता है, डोनेशन कौन दे रहा है पता चल नहीं सकता। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का सही मकसद क्या था कि भाई जो पार्टियों को फंड जाता है उसका सोर्स ही पता नहीं चलता। तो अभी तो पता चलता है कि एसबीआई के अकाउंट से उनके अकाउंट में गया, लेकिन आया कहां से है, हु इज अ पेई, डोनर कौन है पता नहीं चलता है। तो जुगाड़ हो सकता है भाई, येट इट इज अंडर द कर्टन, है ना, अंडर द कर्टन है। और इसी वजह से अब किसको मिलता है भाई, पॉलिटिकल पार्टी वही जो डेजिग्नेट एलिजिबल है, एज पर द एक्ट एलिजिबल है ना, उसका वोटिंग परसेंट मिनिमम 1% तो होना चाहिए टोटल लोकसभा के, इसमें उसको मिल सकता है। यानी सब ऑर्गेनाइज पार्टी, यानी ऐसा तो नहीं है कि पार्टियां बन रही है और अपना 1% वोट लाने की कोशिश करे, अपना धंधा शुरू हो जाएगा भाई, मीटर डाउन, पैसा कमाई शुरू। तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी बनाना ये इंडिया में बिजनेस हो गया है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ बिजनेस, पॉलिटिक्स इज अ सर्विस टू द नेशन, है ना। अब ऐसा यदि ये बिजनेस हो गया, ये प्रोफेशन हो गया तो कैसा होगा भाई, है ना। तो इसी वजह से ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। फोर्थ क्वेश्चन, विच बैट्स आइडेंटिफाइड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एनआईवी, एनआईवी कहां पे है, कहां पे है, ओके यस पुणे में, यस। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, मैं ऐसे बोल देता हूं, क्वेश्चन में नहीं है। इन इट्स रिसेंट सेरोलॉजिकल स्टडी टू बी मेन रिजर्वायर ऑफ निफा वायरस, निफा वायरस भी पैंडेमिक में जाता है, तो निफा वायरस इन्फेक्शन बड़ा डेंजर होता है ना, इसका फैटेलिटी रेट जबरदस्त है। तो निफा वायरस का रिजर्वायर, मेन रिजर्वायर कौन है, ए फ्रूट बैट, बी घोस्ट बैट, सी बुलडॉग बैट एंड डी स्मोकी बैट। बैट के भी जबरदस्त नाम है भाई, तो देख लेते हैं आंसर। आंसर इज ए फ्रूट बैट, फ्रूट बैट है भाई, तो जो निफा वायरस का मेन रिजर्वायर है एज पर द सेरोलॉजिकल स्टडी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दोस्तों न्यूज में इसलिए, साइंटिस्ट फाइंड प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द निफा इन अ बैट इन अ सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ IgG, कैसा है वो ध्यान में रखो, है ना, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द निफा वायरस इन्फेक्शन इन 51 फ्रूट बैट्स। ये फ्रूट्स बैट्स को दोस्तों फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इट्स कैप्चर्ड, है ना, इट्स कैप्चर्ड फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी, है ना। ये मेगाबैट्स है दोस्तों फ्रॉम द जीनस टेरोपस, टेरोपस जीनस से ये मेगाबैट्स है, बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े बैट्स में ये आते हैं। responsible for the annual outbreak of Nipah virus infection in Malaysia, Bangladesh and other countries of South East Asia including India. So इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो दोस्तों है और साउथ ईस्ट एशिया जो है ये पूरा कवर होता है, लेकिन सडनली सदर्न इंडिया जो है, जो हॉटस्पॉट्स बना है, पर्टिकुलरली केरला वगैरह, ये हॉटस्पॉट्स बना है दोस्तों, इसके पहले ये हॉटस्पॉट नहीं था, तो थोड़ा सा सोचने की बात है। निफा वायरस जो है ये भाई पैंडेमिक पोटेंशियल इसका है, लेकिन सार्स जैसा इसका ट्रांसमिशन रेट नहीं है, सार्स जैसा रफ्तार नहीं है, लेकिन फैटालिटी का पोटेंशियल जबरदस्त है, इसलिए इसका खतरा बहुत ही ज्यादा है। अरे फैले काम चलेगा, लेकिन यदि बली जा रहा है तो डेंजर काम है भाई। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, है ना। देखो ट्रीटी है यहां पे और ऑब्जेक्टिव्स है। ए जिनेवा प्रोटोकॉल, बैन यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। बी सीबेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, बैन अंडर सी न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। डी कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। एंड डी आउटर स्पेस ट्रीटी, बैन स्टेशनिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन स्पेस। तो ट्रीटी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, देख लेते हैं आंसर कौन सा गलत पेयर है। गलत पेयर है बी सीबेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, बैन अंडर सी न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग अंडर सी में जो होता है उससे रिलेटेड नहीं है, तो किससे रिलेटेड है भाई, तो इट्स अ बैन स्टेशनिंग, है ना,
weapons of mass destructions on the floor of ocean, यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप समुद्र में नहीं रख सकते, जैसे स्पेस में नहीं रख सकते। लेकिन सीटीबीटी जो है, ये देखो सीटीबीटी है, सीटीबीटी में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग जो है, वो टेस्टिंग एनी टेस्टिंग अलाउ ही नहीं है, बराबर है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, न्यूज में क्यों है देख लेते दोस्तों। न्यूज में इसलिए कि जयशंकर सर जो है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है टू बैन द फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब ये जो बिल है वो बिल कौन सा है, तो एक एक्ट है, एक्ट that is the weapon of mass destruction and their delivery system prohibition of unlawful activities act 2005। ये एक्ट है, यहां पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था और उसी वजह से ये अमेंड किया जा रहा है। दिस बिल सीक टू कवर द प्रोहिबिशन ऑफ फंडिंग टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड एम्पावर द गवर्नमेंट टू सच अ फंडिंग टू रेस्ट्रिक्ट सच अ फंडिंग और टू सच, यानी कुछ गवर्नमेंट को ऐसे पावर दे रहे जो इसको रोक सके। अब यदि एग्जिस्टिंग एक्ट जो है, ओरिजिनल एक्ट देखा जाए तो ओरिजिनल एक्ट में तीनों के तीनों बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर वेपन्स जो है, इसके अनलॉफुल एक्टिविटीज के बारे में लिखा है, उनके डिलीवरी सिस्टम के बारे में लिखा है, कैसी रोकथाम की जाए, कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। लेकिन फाइनेंशियल मैटर जो है वो मेंशन यहाँ पे नहीं थे, है ना। ऐसे खास बात और देखे तो ओरिजिनल बिल जो है बहुत सारे लीगल मैटर्स इंटीग्रेटेड वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो दोस्तों पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिजल्ट, ऑल द बेस्ट।